हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा और हम भूकंप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त की। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप को किससे मापा जाता है, भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है, भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है। ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में की थी और आपने इसे देखा होगा, समझा होगा और अपनी जानकारी को अपडेट किया होगा। उसी क्रम में आज हम भूकंप के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि भूकंप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। साथियों, जो भूकंप है वो कितने प्रकार का होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भूकंप जो है 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक भूकंप, एक होता है कृत्रिम भूकंप और एक होता है गहराई के आधार पर भूकंप और एक होता है स्थिति के आधार पर भूकंप। वापस देखेंगे हम कि भूकंप जो है 4 प्रकार हैं। एक तो है प्राकृतिक भूकंप, एक है कृत्रिम भूकंप, गहराई के आधार पर भूकंप और स्थिति के आधार पर भूकंप। तो हमने भूकंप के यहाँ 4 प्रकारों के बारे में चर्चा की है। सबसे पहले है प्राकृतिक भूकंप। जो प्राकृतिक जो भूकंप होता है वो स्थल मंडल में आते हैं। ये प्राकृतिक भूकंप जो होते हैं वो स्थल मंडल में आते हैं। और वे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले बात करूंगा विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप जो होता है वह प्लेटों के किनारों पर आते हैं। विवर्तनिक भूकंप वे भूकंप होते हैं जो प्लेटों के किनारों पर आते हैं। तो प्लेटों के किनारों पर यहाँ पर या तो अभिसरण होगा या अपसरण होगा, या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी या दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। दूसरा भूकंप होता है ज्वालामुखी भूकंप। जो ज्वालामुखी जो भूकंप होता है फ्रेंड्स, तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उससे जो भूकंप आता है उसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो जलवाष्प, गैसें, लावा, धूल, मिट्टी, कंकड़ सब बाहर प्रस्फुटित होते हैं और उससे कंपन जो होता है, उससे जो भूकंप होता है उसे ज्वालामुखी भूकंप जो है इस स्थिति से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आता है संतुलन मूलक भूकंप। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संतुलन मूलक जो भूकंप होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो धीरे धीरे अपरदित होते जाते हैं और उनका जो मलबा है, पर्वतीय क्षेत्रों का जो मलबा है वो समुद्र की तली में इकट्ठा होता जाता है और असंतुलन की स्थिति होने से यहाँ पर संतुलन मूलक भूकंप आ जाते हैं। क्योंकि समुद्र की तली से जो मलबा है वो पर्वत की ओर संचरित होता है, पर्वत ऊपर उठते हैं और इस स्थिति में संतुलन मूलक भूकंप आते हैं। जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत संतुलन मूलक भूकंप आते हैं। तो हमने प्राकृतिक भूकंप के बारे में यहाँ पर बात की है। उसमें सबसे पहले विवर्तनिक भूकंप पढ़ा हमने। विवर्तनिक भूकंप प्लेटों के किनारों पर आने वाला भूकंप विवर्तनिक भूकंप कहलाता है। ज्वालामुखी क्रिया से होने वाला भूकंप ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। संतुलन मूलक भूकंप जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो भूकंप आता है वो संतुलन मूलक भूकंप कहलाता है। दूसरा जो है कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम भूकंप क्या होता है, देखिए आप लोग, कृत्रिम भूकंप जो है वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो आता है उसे कृत्रिम भूकंप कहते हैं। जैसे अपन नियत भूकंप, नियत भूकंप इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले। नियत भूकंप किसे कहा जाता है, वे भूकंप जो माइनिंग की क्रिया करने से, जब माइनिंग की जाती है तो खानों को गहरा खोदा जाता है और कई बार उसकी छतें ढह जाती हैं, उससे वाइब्रेशन होता है, उससे जो कंपन आता है उसे नियत भूकंप कहते हैं। याद करिएगा आप इसे कि नियत भूकंप किसे कहते हैं, जो माइनिंग क्रिया से जो भूकंप आता है उसे हम नियत भूकंप कहते हैं। दूसरा भूकंप है बांध जनित भूकंप। मतलब जब हम बांध बनाते हैं उससे भी भूकंप की क्रिया आती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में समझाया था आपको, जब हम बांध बनाते हैं तो जल जो होता है एक जलाशय में स्टोर किया जाता है। वो जल जो होता है जलाशय की चट्टानें जो होती है सतह वाली उस पर प्रेशर करता है, चट्टानें टूट जाती है, चट्टानें टूटने से वाइब्रेशन होता है और भूकंप आ जाता है। इसे हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंतर्गत जो कोयना बांध में जो भूकंप आया था वो इसी का उदाहरण है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप
विस्फोट भूकंप, जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम सूतली बम फोड़ते हैं तो उससे जो कंपन होता है उसे हमारे दीवार, जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनमें कंपन होने का अनुभव हमें महसूस होता है। लेकिन जब परमाणु परीक्षण किया जाए तो उससे भयानक कंपन की स्थिति होती है और उससे क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। तो ये कृत्रिम भूकंप के हमने प्रकार पढ़े हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की मैंने आपसे, नियत भूकंप। नियत भूकंप उसे कहते हैं जो माइनिंग की क्रिया से आते हैं, उसे हम नियत भूकंप कहते हैं। बांध के द्वारा जो भूकंप आ रहा है उसे बांध जनित भूकंप कहेंगे, और परमाणु विस्फोट से आने वाले भूकंप को विस्फोट जनित भूकंप कहते हैं। उसके बाद देखिए आप, नंबर जो तीसरा है वो है गहराई के आधार पर भूकंप। जो गहराई है, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र की जो गहराई बढ़ती जाती है उसके आधार पर अपन भूकंप को 3 भागों में बांटेंगे। सामान्य गहराई वाले भूकंप, मध्य गहराई वाले भूकंप और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। जो सामान्य गहराई वाले जो भूकंप होते हैं वो 0 से 50 किलोमीटर की जो गहराई होती है पृथ्वी की, उसमें जो भूकंप आता है इस गहराई पर, उसे सामान्य गहराई का भूकंप कहा जाता है। और जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप आते हैं उसे मध्य गहराई के भूकंप कहते हैं। और आंतरिक गहराई जो 250 से 750 किलोमीटर की जो गहराई होती है वहां पर जो भूकंप आता है उसे हम प्लूटोनिक भूकंप या अत्यधिक गहराई के भूकंप कहते हैं। क्योंकि जो प्लूटोनिक भूकंप है, पाताली भूकंप, जो पाताली जो देवता है प्लूटोन, उसके आधार पर इसे हम प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। ये अत्यधिक गहराई पर आने वाला भूकंप है। पूछा जाता है कि अत्यधिक गहराई पर आने वाले भूकंप को क्या नाम दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। सामान्य गहराई वाले 0 से 50 किलोमीटर, मध्यम गहराई वाले 50 से 250 किलोमीटर की गहराई, और अत्यधिक जो गहराई वाला है 250 से 750 किलोमीटर की जो गहराई होती है उस पर जो आने वाला भूकंप होता है उसे प्लूटोनिक भूकंप कहा जाता है, जिसे पातालीय भूकंप भी कहते हैं। स्थिति के आधार पर बात करता हूं मैं, एक तो स्थल पर आने वाला भूकंप और एक होता है समुद्र में आने वाला भूकंप। तो स्थल पे आने वाले जो भूकंप होते हैं स्थलीय भूकंप कहलाते हैं, और समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे आपको पता है सुनामी उत्पन्न होती है, और जो सुनामी उत्पन्न होती है तो उससे सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्रों को नुकसान होता है। तटीय वनस्पति है, तटीय जो संरचनाएं होती हैं वो सब क्या हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। देखिए आप लोग, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। जो सुनामी लहरें उत्पन्न होगी वो सुनामी लहरों से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है साथियों वो तटीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा इस सुनामी लहरों से नुकसान होता है। और सुनामी जो है शब्द वो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सागरीय लहरें। याद रखिएगा आप लोग, जो सुनामी जो शब्द हैं वो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सागरीय लहरें। और जब ये सुनामी आती है तो तटीय क्षेत्रों पर जो मैंग्रोव वनस्पति होती है उसका भी विनाश होता है, उसे भी नुकसान पहुंचता है। जो मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सुनामी लहरों के प्रभाव को कम करते हैं। मैंग्रोव जो दलदली वनस्पति होती है वो सुनामी लहरों के प्रभाव को कम करती हैं। अब देखिए आप, अपन बात कर रहे हैं भूकंप के प्रकार की। तो भूकंप हमने पहले पढ़ा, प्राकृतिक भूकंप के बारे में पढ़ा, कृत्रिम भूकंप के बारे में पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन ने गहराई के आधार पर भूकंप के बारे में बात की, और स्थिति के आधार पर बात की, उसमें स्थलीय भूकंप और समुद्री भूकंप के बारे में बात की। जो समुद्र में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहा जाता है। तो अब भारत के अंतर्गत सुनामी पूर्व जो चेतावनी के जो केंद्र हैं उसकी स्थापना हैदराबाद के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2007 है उसको की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी का जो केंद्र है उसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है, 15 अक्टूबर 2007 को की गई है, जिसको इनकोइस के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है देखिए आप लोग, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर। वापस याद करेंगे, इसका नाम, पूरा नाम पूछ लिया जाता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको इनकोइस कहा जाता है, जिसकी स्थापना हैदराबाद के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2007 को की गई थी। जो सुनामी पूर्व चेतना हमारे को चेतावनी जारी करता है, जिससे तटीय क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो समय से उस क्षेत्र को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे जनधन की हानि कम होती है। अब आगे बात करते हैं साथियों कि विश्व में
जो भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद हम भारत में बात करेंगे, भारत में कहाँ वितरण है। तो विश्व में जो भूकंप का जो वितरण है, 4 इसकी पेटियां बताई गई है कि 4 जो है भूकंपीय पेटियां हैं हमारी, जिसमें सबसे पहली पेटी है परी प्रशांत जो मेखला होती है, प्रशांत महासागर का जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत रिंग ऑफ फायर जो है उस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरी पेटी है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, और चौथी है मध्य अटलांटिक कटक। वापस बात करता हूं मैं कि विश्व में भूकंप के जो 4 पेटियां बताई अपन ने, सबसे पहली है परिप्रशांत मेखला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, फिर अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, और चौथा है मध्य अटलांटिक कटक। देखेंगे अपन इसको, देखिए आप लोग कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रशांत महासागर का जो मध्य प्रशांत महासागर की जो पेटी है, ये जो पेटी है देखिए आप लोग, यहाँ से दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट हो रही है, उत्तरी अमेरिका, ये जापान फिलीपींस से होती हुई इस प्रकार एक वलय बनाती है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इस वजह से इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूकंप आने का रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा रीजन जो भूकंप आने का कारण क्या है, यहाँ पर दो प्लेटों का अभिसरण होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्लेटें आपस में टकराती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। पहला रीज़न ये हो गया कि यहाँ पर जो प्लेटें होती हैं वह आपस में कन्वर्जन करती हैं, आपस में टकराती हैं, इससे भूकंप आने का सबसे ज़्यादा कारण है। दूसरा रीज़न यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ स्थल और जल की जो राशि है वो दोनों मिल रही हैं। जल जो है स्थल के अंतर्गत जा रहा है, और स्थल के अंतर्गत जो आंतरिक ऊष्मा से जल जो होता है वाष्प बनकर ऊपर की ओर निकलता है, और जैसे ही वो धरातल को तोड़ता है तो उससे कंपन होता है और उससे भूकंप आ जाता है। तीसरा जो रीजन है ये ज्वालामुखी का क्षेत्र भी है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो हमने यहाँ पढ़े कि प्रशांत जो महासागर है इसका जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण होता है, प्लेटें आपस में टकराती है, स्थल और जल का मिलन क्षेत्र है, और तीसरी बात बताई मैंने यहाँ पर ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं अपन मध्य महाद्वीपीय पेटी। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी देखिए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये तुर्की पाकिस्तान से होती हुई, अफगानिस्तान से होती हुई, ये इंडोनेशिया से होती हुई, ये प्रशांत प्लेट से जो है अपनी प्रशांत महासागर की जो वलय है उससे मिल जाती है। तो नंबर 2 पे है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही हमारा जो भारत है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर भी प्लेटों का क्या हो रहा है, कन्वर्जन होता है, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, नवीन वलित पर्वत हैं, इस वजह से इस क्षेत्र के अंतर्गत भी भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वो तो प्रशांत महासागर के अंदर आएंगे, और दूसरे नंबर पे जो भूकंप आएंगे वो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं हमारे मध्य महाद्वीपीय पेटी में, क्योंकि यहाँ पर भी प्लेटों का अभिसरण होता है, प्लेटें आपस में टकराती है इस जगह पर भी, और प्लेटें टकराने के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। और यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है उसमें नवीन वलित पर्वत है, जैसे अपन बात करते हैं आल्स पर्वत हैं, और जैग्रोस है, एटलस है, ये जो पर्वत क्षेत्र हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से नवीन वलित पर्वतों के अंतर्गत उपस्थिति होने से यहाँ पर भूकंप की स्थिति बन जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो जो तीसरा जो नंबर है हमारा वो है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है, यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये मालावी झील से लेकर जो एशिया में मृत सागर तक का जो ये क्षेत्र जो बना हुआ है, इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जो अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है, यहाँ पर अपन भूकंप का जो कारण देख रहे हैं, यहाँ पर प्लेटों का अपसरण होता है। यहाँ पर 2 प्लेटें जो होती है वह एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस स्थिति में भी यहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो नंबर 1 अपन ने प्रशांत के बारे में बात करा, प्रशांत महासागर में यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, और मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी कन्वर्जन हो रहा है, और तीसरी जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, यहाँ पर प्लेटों का डाइवर्जन हो रहा है, प्लेटें दूर जा रही है। तो यहाँ से देखेंगे अपन अफ्रीका की मालावी झील से लेकर मृत सागर तक जो है ये अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी फैली हुई है जो भूकंप का क्षेत्र है। इसके बाद अपन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं,
कि मध्य अटलांटिक पेटी, जो मध्य अटलांटिक जो है ये देखिए आप लोग, ये अटलांटिक महासागर में एस आकृति का फैला हुआ है, जो बोवेट द्वीप से लेकर आइसलैंड तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। भूकंप आने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर भी प्लेटों के मध्य डाइवर्जन होता है, यहाँ पर भी प्लेटें दूर जाती है। तो हमने विश्व में भूकंप के वितरण क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। प्रशांत मेखला के बारे में बात करी, यहाँ पर प्लेटों का कन्वर्जन होता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में बात करी, यहाँ प्लेटों का कन्वर्जन होता है। और यहाँ पर भी देखिए आप लोग, यहाँ पर रॉकीज और एंडीज जो नवीन वलित पर्वत हैं उसकी उपस्थिति के कारण भी यहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद नंबर 3 बताया मैंने, अफ्रीका की महानभ्रंश घाटी, यहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप की स्थिति हो रही है। और जो मध्य अटलांटिक जो कटक है अटलांटिक महासागर में, एस आकृति का जो है वो बोवेट द्वीप से स्टार्ट होता है और आइसलैंड तक जाता है। यहाँ पर भी प्लेटों का अपसरण हो रहा है, 2 प्लेटें दूर जा रही है, इससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए आप लोग, सबसे पहले बात करता हूँ परी प्रशांत मेखला। प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जहाँ विश्व के लगभग 2/3 जो भूकंप आते हैं, यहाँ लगभग 61% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। सर्वाधिक भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला रीजन मैंने आपको समझाया, स्थल और जल का मिलन क्षेत्र। जैसा कि मैंने समझाया आपको कि स्थल और जल का जो मिलन क्षेत्र होता है, तो जल जो होता है रिस कर जमीन के अंदर जाता है, भूमि के अंदर गहराई पर जाता है और आंतरिक उष्मा से वाष्प में बदल जाता है और गैसों के निष्कासन से भूकंप आ जाता है। दूसरा है, यहाँ पर प्लेटों का अपसरण होता है। बताया मैंने आप लोगों को कि जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती है तो उस समय यहाँ भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरा बताया मैंने कि रॉकीज और एंडीज जो नवीन वलित पर्वत हैं, ये इस वजह से यहाँ पर संतुलन मूलक भूकंप आते हैं। तो हमने यहाँ पढ़े कि परिप्रशांत जो मेखला है उसके अंदर भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं। तो वापस रिवाइज करेंगे साथियों कि सबसे पहला कारण है स्थल और जल का मिलन क्षेत्र होना, दूसरा है प्लेटों का कन्वर्जन होना, तीसरा है ज्वालामुखी का क्षेत्र होना और रॉकी और एंडीज नवीन वलित पर्वतों का होना। इस वजह से परिप्रशांत जो मेखला है इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर का अग्निवलय के नाम से इसको क्षेत्र को जाना जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग कि मध्य महाद्वीपीय पेटी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला जो हमारा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार, इंडोनेशिया से होते हुए ये प्रशांत प्लेट से मिल जाता है। देखिए आप लोग कि भूमध्य सागर से ये स्टार्ट होता है, इसमें तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया तक फैली हुई ये मध्य महाद्वीपीय पेटी होती है जो प्रशांत मेखला से मिल जाती है। यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। पहला तो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र था और दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए 21% जो भूकंप है वो इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है प्लेटों का कन्वर्जन है, 2 प्लेटें आपस में टकराती है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसमें मैंने बताया कि जैसे आपको हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एटलस पर्वत है, जैग्रोस है, इन पर नवीन वलित पर्वतों की उपस्थिति से भी यहाँ पर संतुलन मूलक भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा बात करा मैंने आपसे अफ्रीका की महानभ्रंश घाटी। अफ्रीका की जो महानभ्रंश घाटी है, देखिए आप लोग कि मालावी झील से लेकर मृत सागर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। अफ्रीका की में मालावी झील से एशिया में मृत सागर तक ये भ्रंश घाटी फैली हुई है। यहाँ पर भूकंप आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? प्लेटों का अपसरण है। यहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, इस वजह से इस क्षेत्र के अंतर्गत भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 4 बात कर रहा हूँ मैं, मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक मैंने आपको समझाया, देखिए आप लोग कि ये अटलांटिक महासागर में मध्य में एस आकृति का फैला हुआ है और बोवेट द्वीप से प्रारंभ होकर आइसलैंड तक है। यहाँ पर भी प्लेटों में डाइवर्जन हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, इस वजह से इस क्षेत्र के अंतर्गत भी भूकंप आता है। आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक, बोवेट से आइसलैंड तक फैला हुआ है और एस आकृति में फैला कटक है और यहाँ पर प्लेटों का अपसरण होने से हल्के भूकंप आते हैं। तो जहाँ पर प्लेटों का कन्वर्जन होगा, 2 प्लेटें टकराएगी
वहां पर अधिक तीव्रता के भूकंप आएंगे, और जहां प्लेटें दूर जाएगी वहां हल्की तीव्रता के भूकंप आएंगे। ये हमने यहाँ पर समझा है कि प्रशांत जो मेखला है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, वहां पर प्लेटों का कन्वर्जन हो रहा है, प्लेटें टकरा रही हैं तो अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा। और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी और मध्य अटलांटिक तट में प्लेटों का डाइवर्जन हो रहा है, प्लेटें दूर जा रही हैं तो वहां हल्के भूकंप आएंगे। इसी प्रकार अपन भारत में भूकंप के बारे में बात करते हैं कि भारत में भूकंप का क्या वितरण है, भारत में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो भूकंप से प्रभावित रहते हैं। क्योंकि भारत जो है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भारत का जो हिमालय जो चाप वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो होता है उसका अभिसरण होता है। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन जो प्लेट है उसका अभिसरण होता है। भारत में भूकंप का जो मापन होता है वह मेदेव स्पोहर कॉर्निक जो स्केल के द्वारा किया जाता है, जिसे 1964 में दिया गया, और MS के 64 के नाम से इसको जाना जाता है। ये देखिए संशोधित मर्केली स्केल पर आधारित हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझाया था आपको, एक तो रिएक्टर स्केल होता है और एक मर्सेली स्केल होता है। रिएक्टर स्केल में तीव्रता के आधार पर मापन किया जाता है, और मर्सेली स्केल जो होता है उसमें कितना विनाश हुआ है, कितनी हानि हुई है, उसके आधार पर अपन मापन करते हैं। तो यह संशोधित मर्केली स्केल पर आधारित है, जो हानि की तीव्रता के आधार पर इसमें मापन किया जाता है। भाई कितनी ज़्यादा हानि हुई है उसके आधार पर इसमें मापन किया जाता है। भारत के अंतर्गत जब हम भूकंप के जोन की बात करते हैं तो भारत में भूकंप के 4 जोन हैं। एक तो जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 3 है और जोन 2 है। तो देखिए आप लोग कि जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। देखिए आप लोग कि जोन जो 5 है यहाँ वेरी हाई रिस्क का जो क्षेत्र होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो MS के जो स्केल होता है, जो MS के जो स्केल है उसके अंतर्गत जो इसकी जो हानि जो होती है उसका जो मापन है उसका मान होता है MS के 9 होता है। तो MS के 9 या उससे अधिक तीव्रता के जो भूकंप आ रहे हैं वो वेरी हाई रिस्क जोन के अंतर्गत आते हैं। जैसे वेरी हाई रिस्क की जोन के बारे में बात करूं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, और हमारे जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो क्षेत्र हैं ये वेरी हाई रिस्क जोन जो है 5 इसके अंतर्गत आते हैं। वापस समझा रहा हूं मैं आपको, इसको समझिए आप लोग कि वेरी हाई रिस्क जोन जो होता है वो जो 5 जोन जो है हाई रिस्क जोन होता है, जहां पर MS के स्केल में जो मान होता है वो 9 या 9 से अधिक होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं, जैसे देखिए आप लोग जम्मू कश्मीर इसमें आता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, सिक्किम, और हमारे जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो क्षेत्र हैं वो वेरी हाई रिस्क जोन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग जोन 4, ये भी हाई रिस्क जोन होता है। जोन 5 तो वेरी हाई रिस्क है और जोन 4 जो होता है हाई रिस्क जोन है। और यहाँ पर MS के स्केल पर जो इसका मान होता है वह 8 मान होता है, इसका मान 8 होता है। MS के स्केल पर इसका जो मान होता है वह 8 होता है। और इसके अंतर्गत जो हाई रिस्क जोन होता है इसके अंतर्गत जो कौन कौन से जो क्षेत्र आ रहे हैं आप लोग देखिए, ये पंजाब है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, उसके बाद देखिए आप लोग बिहार वाला है। ये जो जोन 5 के निकट का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम जोन 4 के अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद देखो नंबर जोन 3 आता है जिसे मॉडरेट रिस्क जोन कहा जाता है। इसके अंतर्गत MS के 7 इसकी तीव्रता का मान होता है, MS के 7 इसका मान होता है जोन 3 के लिए। और इसके अंतर्गत जो देखिए आप लोग जोन 3 में मध्य भारत आते हैं, मध्य भारत का जो हिस्सा होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और जोन जो 4 होता है उसके अंतर्गत MS के स्केल पर जो मान होता है वो 6 या इससे कम होता है। MS के स्केल पर इसका मान 6 या इससे कम होता है। वापस समझेंगे कि जोन 5 के अंतर्गत वेरी हाई रिस्क जोन होता है,
MS के स्केल पर इसका मान 9 या 9 से अधिक होता है। जोन जो 4 होता है वहाँ पर MS के स्केल पर 8 मान होता है, और जोन 3 में MS के स्केल पर 7 मान होता है, और MS के 6 जो मान या इससे कम जो मान होता है वो जोन 2 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर लो रिस्क जोन है, यहाँ कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, और भारत का अधिकांश जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। देखिए आप लोग, जोन 5 अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। बताया आपको भूकंप से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ अभिसारी प्लेट किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हमने बताया आपको कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट हैं उसमें अपसरण हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। इधर देखिए आप लोग, अंडमान निकोबार क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात का कच्छ का जो क्षेत्र है वो जोन 5 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसका जो स्केल है उस पर मान जो होता है 9 या इससे ज़्यादा का मान MS के स्केल पर मापा जाता है। जोन 4 के बारे में बात करते हैं। जोन 4 जो होता है जोन 5 का ही निकट क्षेत्र होता है, और यहाँ पर भी अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। और इसमें देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हमारा राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, और इस पर MS के स्केल पर इसका मान जो होता है वो 8 होता है। जोन 3 के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं, और इसके अंतर्गत उत्तरी मैदानी प्रदेश जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जैसे झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और हमारा जो लक्षद्वीप है वो जोन 3 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और MS के स्केल पर इसका जो मान होता है वो 7 होता है। और जोन 2 और जोन 1 दोनों को एक में ही शामिल किया जाता है। यहाँ निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं, और भारत का जो बहुत बड़ा भाग होता है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का जो अधिकांश जो भाग होता है वो जोन 2 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये हमने भारत के अंतर्गत भूकंप का वितरण क्षेत्र पढ़ा, उसके जोन के बारे में बात की कि जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है। MS के स्केल पर इसका मान कितना होता है, MS के स्केल पर जो मान निकाला जाता है वो कितनी हानि हुई है, कितना विनाश हुआ है, उसके आधार पर इसका मान निकाला जाता है। अब देखिए साथियों, हमने विश्व में भूकंप का वितरण पढ़ा, भारत में वितरण पढ़ा, उसके बाद अपन बात करते हैं भूकंप के क्या प्रभाव हैं। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होते हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें, जैसे चट्टानों में जब भूकंप आता है तो चट्टानें टूटती है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे प्रमुख जो सकारात्मक प्रभाव है वो है कि पृथ्वी की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होने का जो सबसे सटीक जो स्रोत है वो भूकंप ही होता है। और जब भूकंप आता है तो कई नई स्थल आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो ये सकारात्मक प्रभाव के बारे में हमने बात की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में जो सटीक जानकारी है वो भूकंप से प्राप्त होती है। नई स्थल आकृतियों का जो निर्माण होता है या चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, ये भूकंप के सकारात्मक प्रभाव हैं। नकारात्मक प्रभाव आप लोगों को पता है सही, जब भूकंप आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो चौपट हो जाती है। धरातल पर बनी हुई जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो सब तहस नहस हो जाती है, चाहे बांध हो चाहे रेलवे लाइन हो, सब टूट जाती हैं। नदियां अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बांध टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, संचार साधन पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ये भूकंप का नकारात्मक प्रभाव है, ये भूकंप का सकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद देखिए आप लोग, भूकंप पूर्व सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है। सामान्य रूप से अपन बात करें, जैसे जब भूकंप आता है तो उस दौरान वातावरण के अंतर्गत रेडोन जो गैस है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। जो पशु पक्षी हैं उनका व्यवहार बदलने लग जाता है। जो बिलकारी जो जीव होते हैं, जो बिल बनाकर जमीन में रहते हैं, कंपन होता है तो उन्हें सबसे पहले महसूस होता है तो वह अपना निवास बदलना प्रारंभ कर देते हैं। तो कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिससे अपन कुछ न कुछ जानकारी इस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे देखिए, भूगर्भीय जल स्तर में अचानक परिवर्तन होना, भूमि का जल स्तर बदलने लग जाता है, गहरे कुओं से रेडोन गैस का निकास होना,
वायुमंडल के अंदर रेडॉन जो गैस है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है कि भूकंप से आने से पूर्व वातावरण में किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो वो होती है रेडॉन गैस। जो रेडॉन गैस है उसकी मात्रा वातावरण में बढ़ने लग जाती है। और जो बिल बनाकर रहने वाले जीव हैं वो अपने बिलों से इधर उधर भागने लग जाते हैं, अपना निवास चेंज करने लग जाते हैं। पक्षी और जानवरों का व्यवहार बदला नजर आता है। जैसे भारत में जब भूकंप आया था तो मुर्गियों ने अंडे देने की जो उनकी नेचर है वो चेंज कर ली थी। इस प्रकार अपन कुछ न कुछ सामान्य जानकारी भूकंप की इन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो याद करने वाला जो क्वेश्चन है कि रेडॉन गैस वाला, वो आपको याद रखना है। तो साथियों, हमने यहाँ पर भूकंप के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की है कि भूकंप क्या होता है, भूकंप को किससे मापा जाता है, भूकंप जो विज्ञान है वो किसे कहते हैं, जो भूकंप वेव जो तरंगी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ा हमने, और भूकंप के प्रभाव क्या है, विश्व में वितरण क्या है, भारत में क्या क्या वितरण है, इसके बारे में हमने पूरी विस्तृत चर्चा इस लेक्चर में की है। यहाँ पर हमने पूरा प्रयास किया है कि आपके छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन, हर क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो और आप इनका डेफिनेट रूप से जवाब लिख सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। अब अपन ने इसकी जो चर्चा की है साथियों, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। जैसे अपन बात करते हैं भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला विकल्प है दूरबीन, दूसरा है बार्ड सेंसर, तीसरा है रिक्टर स्केल और चौथा है सिस्मोग्राफी। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दें और आपकी जो इस लेक्चर से आपने सीखा या आपकी जो जानकारी है वो कहाँ तक अपडेट है उसका आप जानने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फोकस के ऊपर कौन सा बिंदु स्थित होता है। फोकस के ऊपर कौन सा बिंदु स्थित होता है। जैसे ऑप्शन है छाया क्षेत्र, ऑप्शन है एपिसेंटर, तीसरा है आंतरिक बिंदु और चौथा है आकाशीय बिंदु। तो इन विकल्प में से आप उचित विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है पी तरंगे होती हैं। पी तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, चुंबकीय होती है, सुनामी होती है। इसमें से जो उचित विकल्प है उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसका आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आरएस मेंस के लिए हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये अधिकेंद्र किसे कहते हैं, एपिसेंटर किसे कहते हैं। ये आरएस जो मेंस परीक्षा है उसमें 2016 के अंतर्गत छोटा क्वेश्चन पूछा गया था कि एपिसेंटर किसे कहा जाता है। तो हमने आपको इस लेक्चर में पूरा समझाने की कोशिश की है कि एपिसेंटर किसे कहते हैं। कि एपिसेंटर जो होता है वह भूकंप मूल से धरातल पर स्थित 90 डिग्री पर वह बिंदु होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती हैं, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। और यहाँ इसे आप चित्र के द्वारा समझाएं तो और ज़्यादा प्रभावी उत्तर होगा। उसके बाद हमने बात करा भूकंप का छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, आप इसको समझाएंगे। तो समझाया हमने आप लोगों को कि भूकंप का छाया क्षेत्र उसे कहते हैं जहां भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती हैं। पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, या पृथ्वी का वो क्षेत्र जो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है उसे हम भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, ये आपको इसके अंतर्गत समझाना है। अगला क्वेश्चन है देखिए आप लोग, रिएक्टर स्केल और जो मर्सेली स्केल है या मर्केली स्केल है उसमें आपको डिफरेंस समझाना है कि क्या है। आपको उचित रूप से समझाया गया था कि जो रिएक्टर स्केल है वो ऊर्जा की उत्सर्जन या तीव्रता के आधार पर मापन करता है, और मर्केली जो स्केल होता है वो धरातल पर कितना विनाश हुआ है उसके ऊपर मापन करता है। रिएक्टर स्केल के अंतर्गत 0 से 9 की डिजिट होती है, और मर्सेली स्केल होता है उसके अंतर्गत 0 से 12 तक का जो स्केल होता है उसके अंदर अंकीय मान ये होता है। ऐसा कुछ आपको इसमें बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप का वैश्विक वितरण समझाइए। भूकंप का जो वैश्विक वितरण अभी इसी वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाया गया था कि भूकंप का वैश्विक वितरण विश्व में अपन ने 4 क्षेत्र बताए हैं भूकंप के वितरण के। एक तो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है,
मध्य महाद्वीपीय पेटी हैं, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी हैं और मध्य अटलांटिक कटक वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आपको समझाना है। और आप मैपिंग से अगर इसे समझाते हैं तो उत्तर अधिक प्रभावी होगा। अगला देखिए आप लोग, भारत में भूकंप का वितरण समझाइए। यह भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि भूकंप के भारत के अंतर्गत 5 जोन हैं, जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। इसमें आपको MS के स्केल पर इसका कितना मान होता है एक तो वो बताना होगा और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो इसमें आपको समझाने होंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूकंपीय तरंगों को समझाइए। जो भूकंपीय तरंगे हैं उसके बारे में हमने समझा कि भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बॉडी वेव होती है और सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव जो होती है उसे P और S तरंग के रूप में विभाजित करते हैं और धरातलीय तरंग होती है उसे L तरंग कहते हैं। P तरंगों की विशेषताएं बतानी है, L और S तरंगों की विशेषता बतानी है और L तरंगों की विशेषता बतानी है। जैसे कि P तरंग जो होती है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। P तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम में चलती हैं और जो P तरंग है वो ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। उसी प्रकार अपन S तरंगों के बात करेंगे, जैसे गौण तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो मध्यम स्पीड होती है, P से तो कम होती है और L से ज़्यादा होती हैं। L तरंगों के बारे में समझेंगे कि L तरंगे जो होती हैं इनका वेग सबसे कम होता है और ये धरातल पर चलती है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी के द्वारा होता है। इसे लव वेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा भूकंप का जो टॉपिक है वह आज इस क्लास के द्वारा पूरा किया जाता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी जानकारी को और दक्ष बनाएं और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को आप बार बार लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आप प्रभावी उत्तर अपनी मेंस परीक्षा में दे सकें। इसके साथ अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। साथियों, आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आपकी जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और अधिक से अधिक हमारी जो दिग्गज एकेडमी है उस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इस बार हम पे भी विश्वास कीजिए। हम आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरा जितना हमसे प्रयास होगा वो करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।